ये वीडियो मेरे सब्सक्राइबर के कमेंट करने पर बनाया गया है जिनका नाम स्क्रीन पर है। अगर आप एक 1960 के दशक की विंटेज कार की कल्पना करें, एक बहुत ही भारी भरकम और एकदम क्लासिक डिजाइन वाली कार। बिल्कुल क्लासिक। हाँ, क्लासिक। लेकिन जब आप उसका बोनेट खोलते हैं ना, तो अंदर कोई पुराना धुआं छोड़ने वाला इंजन नहीं मिलता। तो फिर अंदर क्या है? वहां एक बिल्कुल साइलेंट इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो एकदम लेटेस्ट एआई तकनीक से जुड़ी हुई है। मतलब बाहर से पुरानी परंपरा, लेकिन अंदर से एकदम फ्यूचर की तकनीक। अरे वाह, ये तो काफी दिलचस्प एनालॉजी है ना? और आज की इस गहराई वाली चर्चा में हम जिस कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, टैलब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड, वो भी कुछ ऐसी ही है। मतलब 60 साल पुरानी एक ट्रेडिशनल ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी, राइट। लेकिन उनकी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 26 की चौथी तिमाही की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और जो स्क्रीनर का डेटा है और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एनालिसिस रिपोर्ट है, वो सब देखकर लगता है कि अंदर कुछ बहुत ही हाईटेक चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि एक 60 साल पुरानी कंपनी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 10 में से 8.8 का इतना शानदार स्कोर क्यों मिला है, और उन्हें बाय ऑन डिप्स यानी गिरावट पर खरीदारी करने की रेटिंग क्यों दी गई है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि हम सिर्फ कंपनी के पॉजिटिव साइड को ही नहीं देखेंगे। बिल्कुल नहीं, हमें बैलेंस्ड रहना है। राइट। एक एनालिटिकल नजरिए से ये समझना बहुत जरूरी है कि इस बुलिश रेटिंग के साथ कौन से बड़े जोखिम भी आते हैं, जैसे कि यूरोपियन मार्केट पर उनकी भारी डिपेंडेंसी और ऑटो इंडस्ट्री का जो साइक्लिकल नेचर होता है, उन सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उस चीज पर बात करते हैं जो किसी भी कंपनी के फ्यूचर की नींव होती है। मेरा मतलब है उनका नया ऑर्डर बुक। हाँ, बिना ऑर्डर्स के तो ग्रोथ की बात ही नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। इस बुलिश रेटिंग के पीछे सबसे बड़ा रीजन कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स की विजिबिलिटी है। डेटा बताता है कि टैलब्रोस को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए ऑर्डर्स मिले हैं। 1000 करोड़ मतलब ये कोई छोटी रकम नहीं है। बिल्कुल नहीं। और मजेदार बात यह है कि इस टोटल अमाउंट में से लगभग 700 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए हैं। ग्लोबल डिमांड। और इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला फिगर है, वो है 100 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स जो खास तौर पर नए ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से आए हैं। देखिए, इन ऑर्डर्स का जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है ना, वो बहुत गहरा है। इन प्रोडक्ट्स का कमर्शियलाइजेशन फाइनेंशियल ईयर 27 से शुरू होगा। मतलब अगले साल से। राइट। इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी के पास अगले 5 सालों के लिए अपने रेवेन्यू की एक बहुत ही क्लियर विजिबिलिटी है। ट्रेडिशनल गैस्केट और फोर्जिंग के बिजनेस से आगे बढ़कर कंपनी अब ईवी हीट शील्ड्स और ईवी चैसी कंपोनेंट्स में खुद को एस्टैब्लिश कर रही हैं। लेकिन एक मिनट, अगर हम थोड़ा टेक्निकल पहलुओं पर समझें ईवीज में, तो ट्रेडिशनल कंबशन इंजन होता ही नहीं है जो बहुत ज्यादा गर्म हो। तो फिर ये हीट शील्ड्स वहां क्या काम करते हैं और इनकी इतनी डिमांड क्यों है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। भले ही ईवी में इंजन नहीं होता, लेकिन उनके अंदर विशाल लिथियम आयन बैटरी पैक होते हैं। हाँ, बैटरियां तो काफी बड़ी होती हैं उनकी। बिल्कुल। और जब ये गाड़ियां तेज स्पीड से चलती हैं या फिर फास्ट चार्ज हो रही होती हैं, तो ये बैटरियां बहुत अधिक गर्मी पैदा करती हैं। ओहो, हीटिंग इश्यूज। एग्जैक्टली। और अगर इस गर्मी को सही से मैनेज नहीं किया गया तो थर्मल रनअवे का खतरा होता है। मतलब बैटरी में आग भी लग सकती है। बाप रे, वो तो बहुत डेंजरस है। वही तो। टैलब्रोस की ये नए ईवी हीट शील्ड्स इन्हीं बैटरी पैक्स को सेफ रखने और टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके अलावा ईवी में वजन कम रखना बहुत जरूरी होता है ताकि गाड़ी ज्यादा रेंज दे सके। माइलेज के लिए। राइट। इसीलिए इनके चासिस कंपोनेंट्स को लाइट वेट लेकिन बेहद मजबूत बनाया जा रहा है। समझ गई। मतलब वे सिर्फ पुराने पुर्जे नहीं बदल रहे हैं, वे ईवी की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स का सलूशन दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पुराने जमाने के कीपैड फोन बनाने वाली कंपनी अचानक से नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन्स के मदरबोर्ड के लिए कूलिंग सिस्टम बनाने का ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट जीत ले। ये उनके बिजनेस मॉडल में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ये देखना भी बहुत जरूरी है कि ऑर्डर्स किन से आ रहे हैं। किन से आ रहे हैं? इनके क्लाइंट्स की लिस्ट देखिए। मारुति सुजुकी, जैगुआर लैंड रोवर, BMW। अरे वाह, सारे प्रीमियम ब्रांड्स। हाँ, और वॉल्वो भी शामिल है इसमें। ये सारे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी OEM है। तो इसका फायदा क्या होता है? मिल जाता है उन्हें। राइट। और ये उन्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपेरेटिव एज देता है। ये तो हुई ईवी की बात, लेकिन यूरोप जैसे बड़े मार्केट्स में सर्वाइव करने के लिए
आज के टाइम में सिर्फ अच्छे पुर्जे बनाना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, कंप्लायंस बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ईवी सेगमेंट में अपनी जगह बनाने के बाद कंपनी का अगला बड़ा दाम ESG यानी एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस पर है। और सस्टेनेबिलिटी पे भी? हाँ, सस्टेनेबिलिटी। सोर्सेस के अनुसार उन्होंने लोहम तालब्रोस कार्बन प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है जिसमें तालब्रोस की 49% हिस्सेदारी है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल मूव है। और ये वेंचर रिकवर्ड कार्बन ब्लैक और डीवल्कनाइज्ड रबर बनाने जा रहा है। और ये ऑपरेशन जुलाई 2026 से शुरू होने वाला है। अगर हम इस प्रोसेस को थोड़ा डिकोड करें तो रिकवर्ड कार्बन ब्लैक का मतलब है पुराने टायरों और रबर के कचरे को साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस करके उसमें से कार्बन को वापस निकालना, ताकि उसे नए प्रोडक्ट्स में दोबारा यूज किया जा सके। एग्जैक्टली। पर एक बात बताइए, क्या सच में पुरानी ऑटो कंपनी के लिए पुराने टायरों के कचरे से रबर निकालना कोई मुनाफे का सौदा हो सकता है? क्यों नहीं? मुझे तो ये सिर्फ एक PR स्टंट लग रहा है। मतलब सिर्फ खुद को ग्रीन और एनवायरमेंट फ्रेंडली दिखाने के लिए। अपने मेन बिजनेस से ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी तो हो सकता है ना? देखिए, अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल भी PR स्टंट नहीं है। अच्छा, ये एक बहुत ही सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। आज के समय में यूरोपियन और बाकी ग्लोबल OEMs अपने सप्लायर्स से सिर्फ क्वालिटी नहीं मांगते, वे सस्टेनेबिलिटी की डिमांड कर रहे हैं। मतलब रूल्स टाइट हो रहे हैं। बहुत टाइट हो रहे हैं। यूरोप में अब कड़े नियम आ गए हैं कि पूरी सप्लाई चेन में कार्बन फुटप्रिंट कम होना चाहिए। तो जब टालब्रोस लोहम के साथ ये ESG फोकस्ड पार्टनरशिप करता है तो ये उन्हें यूरोपियन मार्केट्स में एक बहुत ही अट्रैक्टिव सप्लायर बना देता है। मतलब ये उन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट्स जीतने में हेल्प करेगा क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स को ग्रीन माना जाएगा। सही कहा। और कार्बन ब्लैक रबर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। इसे रिसाइकिल करना टेक्निकली मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुली किया जाए तो ये लिटरली कचरे को सीधा प्रॉफिट में बदल देता है। वाओ, कचरे से कैश। राइट। ये जॉइंट वेंचर फाइनेंशियल ईयर 27 और उसके बाद के लिए एक ऐसा मल्टी ईयर ग्रोथ इंजन बन सकता है जो सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि ग्लोबल लेवल पर उनके ब्रांड की साख भी मजबूत करेगा। तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, ईवी तकनीक में महारत है और फ्यूचर के लिए एक ESG ग्रोथ इंजन है। अब उस सवाल पर आते हैं जो किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन। सबसे क्रिटिकल पार्ट। एग्जैक्टली। क्या इन सारी अच्छी खबरों के बाद इस शेयर का प्राइस मार्केट में बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं हो गया है? स्क्रीनर डेटा के अनुसार टालब्रोस का करंट PE रेशियो 24.1 है। 24.1। PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जो हमें बताता है कि कंपनी के ₹1 के प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टर मार्केट में कितने रुपए देने को तैयार हैं। अब जरा इसकी तुलना इंडस्ट्री के बाकी दिग्गजों से करते हैं। ये कंपैरिजन बहुत जरूरी है, तभी असली पिक्चर दिखेगी। बॉश का PE करीब 50.75 है, भारत फोर्ज 86.94 पर है, काफी हाई है। ओरोमिंडा भी 53.93 और शेफलर 51.96 पर ट्रेड कर रहे हैं। राइट। मतलब इंडस्ट्री के सारे बड़े प्लेयर्स 50 या 80 के पार हैं। हाँ। और टालब्रोस सिर्फ 24.1 पर। राइट। क्या मार्केट कुछ ऐसा देख रहा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, या ये सच में एक अंडरवैल्यूड कंपनी है? देखिए, ये जो 24.1 का PE है ना, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करता है। वो कैसे? मार्केट अक्सर ट्रेडिशनल ऑटो पार्ट्स कंपनियों को कम वैल्यूएशन देता है क्योंकि वे पुरानी तकनीक से जुड़ी मानी जाती हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी एनालाइज किया, टालब्रोस बहुत तेजी से EV और ESG की तरफ मुड़ रही है। मतलब मार्केट अभी उनके ट्रांजिशन को पूरी तरह प्राइस इन नहीं कर पाया है। बिल्कुल। और जब हम इनके फाइनेंशियल क्वालिटी को देखते हैं तो यह और भी क्लियर हो जाता है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE 18.6% है। और जो हमारे श्रोता इस टर्म से फेमिलियर नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं कि ROCE बेसिकली ये मापता है कि कंपनी अपने बिजनेस में लगाई गई टोटल कैपिटल पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। राइट। तो 18.6% का मतलब है कि वे अपनी कैपिटल का बहुत ही एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। एकदम सही। और हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें तो ये काफी स्ट्रांग और स्टेबल है। और इनकी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ भी तो देखने लायक है। डेट टू इक्विटी रेशियो मात्र 0.10x है। मतलब कंपनी पर कर्ज ना के बराबर है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ी बात होती है ना। बहुत बड़ी बात है। मैन्युफैक्चरिंग में यूजुअली भारी कर्ज होता है। इसके साथ ही कंपनी ने हाल ही में 46 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है। फ्री कैश फ्लो मतलब वो सारा नगद पैसा जो सारे खर्चे निकालने के बाद कंपनी के पास बचता है। एग्जैक्टली।
और अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में इस स्टॉक ने 33% CAGR और 5 वर्षों में 49% CAGR का रिटर्न दिया है। CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो दिखाता है कि हर साल इन्वेस्टमेंट औसतन किस रेट से बढ़ा है। ये साफ दिखाता है कि कंपनी कैपिटल का एलोकेशन बहुत समझदारी से कर रही है। बिना भारी कर्ज लिए लगातार इतने सालों तक ग्रो करना एक बहुत ही स्ट्रांग मैनेजमेंट की निशानी है। लेकिन रुकिए एक सेकंड, मुझे यहाँ फाइनेंशियल नंबर्स में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? देखिए, अगर कंपनी का प्रॉफिट पिछले 5 सालों में इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उनके पास इतना बेहतरीन फ्री कैश फ्लो है और कर्ज भी नहीं है, तो उनका डिविडेंड यील्ड सिर्फ 0.17% क्यों है? हाँ, ये सवाल काफी लोग पूछते हैं। मतलब ये तो लिटरली कुछ भी नहीं है। जो इन्वेस्टर्स डिविडेंड से रेगुलर इनकम की उम्मीद करते हैं, उनके लिए तो ये काफी निराशाजनक है ना? आपकी बात सही है। क्या ये रिस्की नहीं है कि वो शेयर धारकों को पैसा वापस देने के बजाय उसे रोक कर बैठे हैं? अगर उनका अगला दांव फेल हो गया तो? ये एक बहुत ही स्वाभाविक चिंता है, लेकिन हमें इसे एक ग्रोथ फोकस नजरिए से समझना होगा। अच्छा, वो कैसे? जब कोई कंपनी अग्रेसिव तरीके से एक्सपैंड कर रही होती है, खासकर ईवी जैसे नए और बहुत ही महंगे सेगमेंट में, तो कम डिविडेंड का मतलब ये नहीं है कि वे प्रॉफिट को छुपा रहे हैं या शेयर होल्डर्स का नुकसान कर रहे हैं। तो फिर वो इस पैसे का कर क्या रहे हैं? इसका सीधा मतलब है कि वे उस मुनाफे को वापस अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, जिसे इंटरनल री इन्वेस्टमेंट या इंटरनल एक्रूवल्स कहते हैं। अच्छा। प्रेजेंटेशन के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी का 103 करोड़ रुपए का कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है। 103 करोड़ का? हाँ, ये पैसा नई मशीनरी, नई फैक्ट्रियों और लोहेम जैसे जॉइंट वेंचर में लगाया जाएगा। अब इस 103 करोड़ को जुटाने के लिए उनके पास 2 रास्ते हैं। पहला तो लोन लेना होगा। राइट, या तो वे मार्केट से भारी कर्ज लें, जिस पर उन्हें भारी ब्याज चुकाना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता है कि वो अपने इंटरनल अक्रूवल्स यानी अपने ही बचाए हुए प्रॉफिट का इस्तेमाल करें। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना है। बिल्कुल। एक लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर के लिए हर साल थोड़े से डिविडेंड से कहीं ज्यादा फायदेमंद ये है कि कंपनी उस पैसे से बिजनेस बढ़ाए और शेयर की कीमत को लॉन्ग टर्म में कंपाउंड करे। मतलब कर्ज मुक्त रहकर कैपेक्स करना फ्यूचर के रिस्क को काफी हद तक कम कर देता है। एकदम सही। ये लॉजिक समझ में आता है। फ्यूचर की अर्निंग्स की नींव मजबूत की जा रही है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर अच्छी कहानी में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन और सस्ते वैल्यूएशन के बावजूद रेटिंग सिर्फ बाय नहीं बल्कि बाय ऑन डिप्स है। मतलब मार्केट को अभी भी कुछ डर सता रहे हैं। तो वे बड़े रिस्क क्या हैं? सबसे बड़ा रिस्क है यूरोपियन मार्केट पर उनकी भारी डिपेंडेंसी। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि कंपनी के कुल एक्सपोर्ट का 80% हिस्सा अकेले यूरोप और यूके को जाता है। 80%? बाप रे, ये तो एक ही टोकरी में अपने सारे अंडे रखने जैसा हो गया। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अगर कल को यूरोप में कुछ उथल-पुथल होती है तो उसका सीधा असर इन पर पड़ेगा, राइट? बिल्कुल पड़ेगा। हाँ। अगर यूरोप में इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है, जिसकी सुगबुगाहट अक्सर इंटरनेशनल मार्केट्स में रहती ही है, या वहां की करेंसी में भारी वॉलेटिलिटी आती है, तो यूरोपियन कार मेकर्स अपनी डिमांड तुरंत कम कर देंगे। और इसका सीधा असर टेलब्रोस के रेवेन्यू पर दिखेगा। एकदम सही। हालांकि मैनेजमेंट चाइना प्लस 1 स्ट्रेटेजी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ये चाइना प्लस 1 स्ट्रैटेजी कैसे हेल्प कर रही है इन्हें? देखिए, ग्लोबल कंपनियां अब अपने रॉ मटेरियल्स के लिए सिर्फ चीन पर निर्भर रहने से बच रही हैं। वो सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए भारत जैसे देशों के सप्लायर्स को चुन रही हैं। अच्छा, तो इससे उन्हें कुछ नए मौके मिल रहे हैं। हाँ, इससे उन्हें थोड़ा सहारा मिलता है, लेकिन फिर भी एक ही ज्योग्राफिकल रीजन पर 80% डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ा रिस्क है। राइट। और क्या इसके अलावा कंपनी के अंदरूनी ऑपरेशंस या वर्किंग स्टाइल में भी कोई प्रॉब्लम दिख रही है? हाँ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के मोर्चे पर कुछ रेड फ्लैग्स हैं। वो क्या है? अगर हम स्क्रीनर डेटा का बारीकी से एनालिसिस करें तो पता चलता है कि कंपनी के डेटर डेज लगातार बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये 99 दिन था, जो अब बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 26 में 118 दिन हो गया है। अरे, तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? डेटर डेज का मतलब है कि कंपनी को अपना माल बेचने के बाद ग्राहकों से नकद पैसे वसूलने में कितना समय लग रहा है। बिल्कुल। अगर मैं इसे एक आसान उपमा से समझाऊं तो बढ़ते डेटर डेज का मतलब है कि ये वैसा ही है जैसे आप अपने दोस्तों को उधार दें और वे पैसे वापस करने में पहले से ज्यादा टाइम लगाने लगे। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। पेपर पे प्रॉफिट लिखा हो, लेकिन कुछ समय के लिए आपकी अपनी जेब तो हल्की महसूस होती है ना, क्योंकि कैश हाथ में नहीं है। एकदम सही कहा आपने।
और समस्या सिर्फ डेटर डेज तक लिमिटेड नहीं है, उनकी इन्वेंट्री टर्नओवर पर भी असर पड़ा है। अच्छा, इन्वेंट्री का क्या हाल है? इन्वेंट्री डेज भी 110 से बढ़कर 118 हो गए। इन्वेंट्री डेज का मतलब है कि कच्चा माल या तैयार प्रोडक्ट बिकने से पहले कंपनी के वेयरहाउस में कितने दिन तक पड़ा रहता है। मतलब माल बनने में और बिकने में अब पहले से 8 दिन ज्यादा लग रहे हैं। राइट। कागजों पर अमीर, लेकिन जेब में नकदी की कमी। और जाहिर है माल गोदाम में पड़ा है और ग्राहकों से पैसा देरी से आ रहा है, तो इसका सीधा असर उनके पूरे कैश कन्वर्जन साइकिल पर पड़ता होगा। इससे एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल खड़ा होता है। उनका जो टोटल कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 63 दिनों से बढ़कर 75 दिन हो गया है। 75 दिन? मतलब 12 दिन ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, कैश कन्वर्जन साइकिल ये मापता है कि कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट यानी कच्चे माल की खरीद को वापस कैश प्रॉफिट में बदलने में कितने दिन लगते हैं। तो अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो क्या ये फ्यूचर में लिक्विडिटी के लिए प्रॉब्लम बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या बढ़ते इन्वेंट्री और डेटर डेज फ्यूचर में कैश फ्लो के लिए गंभीर चुनौती बन जाएंगे? कंपनी भले ही बहुत प्रॉफिट कमा रही हो, लेकिन अगर पैसा समय पर वापस बिजनेस में रोटेट नहीं हो रहा है तो डे टू डे ऑपरेशंस चलाने में दिक्कत आ सकती है। और इसके साथ ही मुझे रिपोर्ट में एक और डेटा पॉइंट दिखा था, एबिटिडा यानी टैक्स और अन्य खर्चों से पहले की जो उनकी बेसिक ऑपरेटिंग अर्निंग्स है, उसमें उनके फॉर्जिंग सेगमेंट में 2% की गिरावट आई है। मार्जिन प्रेशर। हाँ, ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन वर्किंग कैपिटल की चुनौतियों के साथ मिलकर ये इन्वेस्टर्स के लिए बारीकी से नजर रखने वाली बात जरूर बन जाती है। इस 2% गिरावट का मतलब है कि रॉ मटेरियल की बढ़ती कीमतों या ऑपरेटिंग खर्चों ने उनके मार्जिन को थोड़ा दबाया है। मैनेजमेंट को अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल को तुरंत सुधारने की जरूरत है ताकि उनका फ्री कैश फ्लो स्टेबल रहे। राइट। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस को समराइज करें तो हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन टू साइडेड पिक्चर उभर कर आती है। बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जिसके पास 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जिसमें ईवी सेगमेंट का 100 करोड़ का हिस्सा उनकी फ्यूचर की डायरेक्शन तय कर रहा है। और वो ESG में भी लीड कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वे लोहम के साथ मिलकर सस्टेनेबिलिटी सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो उन्हें यूरोप में एक प्रेफर्ड सप्लायर बनाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब हम उनके 24.1 के पीई की तुलना बॉश या भारत फोर्स के 50 और 80 से ज्यादा के पी से करते हैं तो ये वैल्यूएशन बहुत सस्ता और अट्रैक्टिव लगता है। और वो अपना कैपेक्स भी बिना कर्ज लिए कर रहे हैं। हाँ, ये सब बातें इसे लॉन्ग टर्म रिटेल पोर्टफोलियो के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। यूरोपियन मार्केट पर 80% एक्सपोर्ट की डिपेंडेंसी एक रियल और बड़ा रिस्क है। किसी भी तरह का इकोनॉमिक स्लोडाउन उनके प्रॉफिट को सीधा डेंट कर सकता है। इसके अलावा बढ़ते कैश कन्वर्जन साइकिल, इन्वेंट्री डेज और डेटर्स डेज जैसी वर्किंग कैपिटल से जुड़ी चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं। और शायद इसीलिए इसे सीधा बाय नहीं बल्कि बाय ऑन डिप्स रेटिंग दी गई है। राइट। मतलब मार्केट के करेक्शन के समय या गिरावट में इसे धीरे धीरे पोर्टफोलियो में ऐड करना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। बिल्कुल सही अप्रोच है ये। लेकिन आज के इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं एक नए और बहुत ही प्रोवोकेटिव पॉइंट पे बात करना चाहता हूं, जिसका सीधा जिक्र हमने अभी तक के फाइनेंशियल नंबर्स में नहीं किया। अच्छा, वो क्या है? लेकिन जो कंपनी के फ्यूचर की डायरेक्शन और इन वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सोर्सेज बताते हैं कि कंपनी ने हाल ही में आशीष गुप्ता को अपना नया CEO नियुक्त किया है। ओह, लीडरशिप चेंज। हाँ, और आशीष के पास भारत, यूरोप और CIS देशों में ऑटोमोटिव सेक्टर का 35 से अधिक वर्षों का गहरा एक्सपीरियंस है। देखिए, लीडरशिप में बदलाव हमेशा कंपनी की स्ट्रैटेजी को एक नई दिशा देता है। 35 साल का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। यही वो आखिरी विचार है जिसे मैं हमारे श्रोताओं के सामने छोड़ना चाहती हूँ। क्या एक नए और इतने एक्सपीरियंस्ड लीडर का आना वो आखिरी कैटलिस्ट साबित होगा जो इस पुरानी कंपनी के वर्किंग स्टाइल को पूरी तरह से रिफॉर्म कर देगा? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। एग्जैक्टली। क्या ये नया मैनेजमेंट यूरोप के बाहर नए मार्केट खोजकर उस 80% की डिपेंडेंसी वाले रिस्क को कम कर पाएगा? क्या वे उन बढ़ते डेटर डेज को कम कर पाएंगे और ऑपरेशंस को एफिशिएंट बना पाएंगे? बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वे उस भारी भरकम विंटेज कार को सक्सेसफुली उस नई AI ड्रिवन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ तालमेल बिठाने में हेल्प करेंगे, ताकि ये कंपनी सिर्फ एक ग्लोबल सप्लायर से आगे बढ़कर एक ग्लोबल लीडर बन सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त ही देगा, लेकिन इन्वेस्टर्स को इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल। जो भी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोच रहा है,
उसे इन लीडरशिप चेंजेस और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को क्लोजली ट्रैक करना होगा। सही कहा आपने। तो आज की इस गहराई वाली चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नए एनालिसिस के साथ। थैंक यू और हैप्पी इन्वेस्टिंग।